क्या सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो कई तरह के रोग होते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, कोलाइटिस या पाइल्स। तो सबसे पहले गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं। गैस्ट्राइटिस, जैसे कि मैं हमेशा पहले ही कुछ क्लासेस में आपको बताया है, जिस भी ऑर्गन के आगे ITIS, किसी भी बॉडी के पार्ट के आगे ITIS लग गया, इसका मतलब कि उस पार्ट में, उस ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कैसे शो करता है? एक बॉडी का प्रोसेस होता है इन्फ्लामेशन का। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि जो गैस्ट्राइटिस की में हमारा इन्फ्लामेशन हो गया है। तो कहाँ होता है? जो हमारा स्टमक की जो लाइनिंग होती है अंदर से, है ना, हमने देखा था स्टमक हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन था, और अंदर उसकी एक लाइनिंग होती है, बहुत ही अच्छी म्यूकोजल लाइनिंग होती है। तो वो हमारे स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारणवश, उसकी लाइनिंग के अंदर ही होगा ऑब्वियसली। तो उससे हमारे जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और फिर वो कुछ सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। तो गैस्ट्राइटिस जो है वो दो तरह का होता है। एक तो अचानक हो जाता है, ठीक है, एक्यूट बोलते हैं। अचानक जो भी कोई चीज होती है हम उसको एक्यूट होते हैं। और जो धीरे 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 कोई बीमारी होती है ना, धीरे धीरे सालों दर साल चलती रहती है, वो क्रॉनिक का ही कहते हैं। और वो धीरे धीरे अपना रूप जो है ज्यादा विकराल सा कर लेती है, इनिशियली इतना नहीं होता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक, और क्रॉनिक वाले जो थोड़े टाइम से धीरे धीरे चल ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे इस इनसे इन्फेक्शन से हमारी जो लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर घाव बन जाते हैं। घाव बन जाते हैं तो वो उसको जो है हमारे पाचन क्रिया में दिक्कत करते हैं। और घाव बन जाते हैं तो कई बारी चांसेस हो जाते हैं कैंसर जैसे रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। आपने देखा हो, जैसे आपके मुंह के अंदर कई बार कहते हैं मुंह आ गया, छाले हो गए हैं, क्या होता है? आपकी जो लाइनिंग है, जो माउथ की लाइनिंग है, वहां से क्या हो जाती है? हट जाती है, घाव हो जाता है। कहते हैं ना छाले हो गए, उधर कितनी आपको पीड़ा होती है। वही चीज आप सोचो आपके पेट के अंदर, वो हम उनको माउथ अल्सर बोलते हैं, एप्थे बोलते हैं। ऐसे ही वो जो लाइनिंग हमारी पेट की हो जाती है अंदर, वहां पे घाव हो जाते हैं, वो गैस्ट्रिक अल्सर हम उनको कह देते हैं। और वो हमारे को बहुत दिक्कत करते हैं। फिर उस समय उनको बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। क्या क्या? तो सिम्टम्स क्या आते हैं? पेन होगा ऑब्वियसली, जैसे मुंह में आपके होता है ना पेन होना शुरू होता है, ऐसे ही पेट के अंदर भी पेन होगा। स्पेशली कहाँ होता है? अपर एब्डोमेन की तरफ, क्योंकि स्टमक हमारा उस साइड पर है। खाना खाने से जो है कई बारी प्रॉब्लम बढ़ती भी है, कई बारी कम भी होती है। वो हम देखते हैं कि वो डिपेंड करता है उसमें भी कहाँ पर हो रहा है, बहुत आगे उसको क्लासिफिकेशन आगे हो जाती है। तो खाने से कई बारी आराम भी पड़ता है और कई बारी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी नहीं होगी तो उल्टी का मन होगा, हमेशा पेट भरा भरा वाली फीलिंग रहेगी आपकी, ठीक है ना, जलन रहती है आपके पेट में। तो गैस्ट्राइटिस में क्या था, हमने देखा था इसके कॉज क्या है। तो उसमें देखा था जो इन्फ्लामेशन हो जाती है आपके स्टमक की लाइनिंग की, जो मतलब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी ना, म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारे क्या सीक्रेट्स होते थे, हमारे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते थे, जो कि हम खाना खाते थे उसको पचाने में मदद करते थे। और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहां पर होता था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने को पचाने में और मदद करता है, उसको एसिडिक बनाकर। लेकिन यही एसिड हमारे पेट को खुद को नुकसान पहुंचा देगा। तो लेकिन उसको हमारे अपने खुद के एसिड से बचने के लिए हमारा जो शरीर ऐसा बनाया है कि उसकी लाइनिंग इतनी अच्छी स्ट्रांग होती है कि वो एसिड हमारे ही खुद के शरीर को नुकसान नहीं करता। लेकिन हमारी ही खुद की ही कई ऐसी चीजों की गलत आदतों की वजह से ही वही लाइनिंग बीच में कहाँ से जो घाव हो जाते हैं, और वो जो इन्फेक्शन हो जाता है, वो हम वही जो एसिड है या जो वही हमारे को खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये प्रॉब्लम को वर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वीकनेसेस और द इंजरी टू द म्यूकस लाइन बैरियर, वही जो म्यूकस लाइन बैरियर है, वो जो है
जो कि हमारे खुद को ही उससे बचाती है, वो क्या पड़ती है, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। वहां पे बार बार जब उसको आप एक तरह से चोट करोगे तो वहां से उसको घाव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो स्टमक लाइनिंग में और ज्यादा डैमेज होती जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, उससे उसकी वजह से जो है उसकी और बीमारी फैल जाती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बढ़ जाती है। क्रोन जैसे नामक ये भी एक हमारे पेट के रोग होते हैं, उसके होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी बात करी थी, कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कई बारी हम कुछ ऐसे बाहर का खाना पीना खाया है, बाहर से इतना ज्यादा हमने इतना गंदा खाना खा लिया, इतना हाईली इन्फेक्शियस है, बैक्टीरिया इतना ज्यादा है, वो भी अंदर घुस के हमारे जो प्रॉब्लम को और बढ़ावा दे देते हैं या उस प्रॉब्लम को और वर्स कर देते हैं, वो ही इन्फेक्शन लेकर आते हैं, जिससे कि हमारा जो दिक्कत और बढ़ जाती है। कई बारी जो हम दवाइयां बहुत ज्यादा जो लेते हैं, पेन किलर्स बहुत लेते हैं, वो भी एक टाइम पर हमारी उस म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग को भी खराब करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पेन किलर नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और जो अल्कोहल का सेवन वगैरह करते हैं, ये सब चीजें हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचाती हैं और गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम को बढ़ावा देती हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि बताया, गंदा खाना या गंदा पानी की वजह से बाहर से इन्फेक्शन आया, बाहर से बैक्टीरिया आया, जो कि आपकी कंडीशन को इन्फेक्शन लेके आया और आपके पेट के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ा दिया। दूसरा, आपका पहले से ही दिनचर्या गड़बड़ थी, खाना ही नहीं टाइम पर होता था, खुद का भी एसिड जो हो रहा है, अरे सुबह उठ ही 12 बजे रहे हैं, नाश्ता कब करोगे, डाइजेशन कब होगा, रात को अटरम शटरम खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो ये आपको दिक्कत करेगा। तो साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने और आपकी मामले को बढ़ा दिया। रेगुलर यूज ऑफ पेन रिलीवर, जो मैंने अभी बात की, क्योंकि हमारे उसमें क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी जो होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ये हमारे लाइनिंग को और कमजोर करती हैं, धीरे धीरे धीरे, कभी कभार बहुत इमरजेंसी, लेकिन जो डेली इस पे लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए, ये हमारी लाइनिंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। पहले एक्यूट आपको शुरू होता है, एक्यूट ही धीरे धीरे आपके क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे भी ऐसे कोई नासूर बना देता है, बीमारियां ऐसे कर देता है जो कई बार अनट्रीटेबल होती हैं, जैसे कि कैंसर जैसे रोग भी होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी लेते रहते हैं ना, बात बात पे, यार ये थोड़ा सा हुआ एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन उसका भी करने का तरीका गलत होता है, प्रॉपर कोर्स नहीं करते हैं, 2 दिन में आराम आया, अरे इतनी महंगी दवाई है, छोड़, 5 दिन कौन लेगा, छोड़ो ना, इतना क्या करना है। बैक्टीरिया तो तुमने उसको स्ट्रांग बना दिया ना, बैक्टीरिया तो अगली बार 2 दिन की डोज में से तो कुछ भी नहीं होगा, उसको तो कहेगा भैया और खिलाओ मुझे, आपको और स्ट्रांग दवाइयां खानी पड़ेंगी। दूसरा, आपने देखा होगा डॉक्टर्स तो खुद एडवाइस करते हैं कई बार कि आप जब भी एंटीबायोटिक लो तो अपने खाने पीने का ध्यान रखो, दही वगैरह ले लेना, या आपको देंगे उसके साथ में एंटी एसिड, मतलब वो एसिडिटी बढ़ाएगा, तो आपको उसको भी कंट्रोल करना है, तो दही या छाछ के लिए आपको बताएंगे, पर वो नहीं सोचते। एंटी एसिड की 1-2 बारी तो पेंटॉप ले ली, कोई भी आपको रेंटैक वगैरह ले ली, उसके बाद फिर वही है, छोड़ दिया, वो चीजें भी आपको गड़बड़ करती है। दवाई अगर लेते हो तो भी तरीके से लो, अपनी मर्जी से मत लो, बहुत ज्यादा लेने की बात बात पे पेन किलर की इतनी जरूरत नहीं होती है, ये आप ही के पेट को नुकसान, जो प्रोटेक्शन वाली लेयर जो है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, हम ही उसे खुद अपने हाथों से नष्ट कर रहे होते हैं। दूसरा कारण हो जाता है जो ओल्ड एज। अब ओल्ड एज के हिसाब से हमारे बेचारे सेल्स भी ऐसे ही हैं, उनकी भी कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर उसमें उनको कोई इन्फेक्शन मिलता है उस अवस्था में, तो बॉडी इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज अगर उसको होते हैं, तो वो हमारे इस प्रॉब्लम को और बढ़ावा देते हैं। अल्कोहल का जो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, अभी उसके बताया, वो हमारी लाइनिंग के ऊपर और इरिटेट करते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण, सोच विचार करते हैं, स्ट्रेस कैसा भी होता है, फिजिकल है या वो है स्ट्रेस, यहाँ पर जैसे कि कोई आपकी सर्जरी हुई है, फिजिकल स्ट्रेस मतलब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, आपकी कोई चोट वोट लगी है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे ना कि आप सोचने से आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं था, अच्छा खाला बैठा, पता नहीं क्या हुआ, अरे इसको टेंशन है ना, इसको पता नहीं,
अब तो 2000 के नोट भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। यार वो तो मैंने इतने संभाल संभाल के रखे थे कि मैं तो ये करूंगा। अब तो टेंशन है, क्या रहा है, पेट में दर्द हो रहा है यार मुझे तो। अरे तू टेंशन है, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन जो है आपके हर चीज को करता है। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस और जो आपका फिजिकल स्ट्रेस, ये आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हमें ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो कि हमारी इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज, वो भी ऐसा हो जाता है कि जो सेल्स बेचारे जिनको वो गुमराह हो जाते हैं, होता है ना, जैसे आप देखते हो आजकल जो जनरेशन है उनको गुमराह कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे तो गवर्नमेंट तो तुम्हारे खिलाफ कर रही है, तुम उनको सबक सिखाओ, तुम खुद स्टेन गन पकड़ के उसको करो, तब लोगों को हाँ सही कह रहे हो। तो क्या करते हैं वो अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। तो वही ऑटो इम्यून वाला हालात है। उनको फिर पता नहीं चलता, अरे इससे अच्छा तो मैं सैनिक बन जाऊं, आर्मी में चला जाऊं, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ूं। उसका दिमाग खराब कर दिया जाता है, वो अपने ही लोगों को, ये क्या है आतंकवादी, यही तो होता है। या आजकल के देखे हो तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है सिंपल भाषा में। और दूसरों को तो मारना नहीं है, उनका बुद्धि घुमा के देते हैं, वो अपने ही लोगों को मारने लग जाता है। तो क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, वो और उसको वर्स करता चला जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, जैसे हैशिमोटो डिजीज होता है, सॉर्ट ऑफ वो हमारे थायराइड से भी रिलेटेड होता है। और हमारी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी उस कारण से हो जाती है, जो कि हमारी हेल्प करती है। तो ये चीजें होती है, हमारे इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी HIV एड्स वगैरह है, कोई पैरासिटिक पेट में बार बार जो कीड़े होना है, कुछ इस तरह के मेडिकल कंडीशंस हो, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब आपका जो डाइजेशन का मामला गड़बड़ है, जो नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खाना पूरा पचेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी। इसको हम यूजुअली डिस्पेप्सिया भी बोल देते हैं। डिस्पेप्सिया मतलब आपका पेट गड़बड़ है। इसमें दिक्कत क्या आएगी, पेट में आपको अजीब रहेगा, या तो भरा भरा रहेगा, एक दो गिराई खाओगे बस, सही नहीं आज तो मेरा पेट भर गया, अरे तुम तो बहुत खाते थे आज क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, हो गया पूरा, भर गया पेट। उसको इसके अलावा क्या क्या और होने लग जाएगी, अर्ली फुलनेस ड्यूरिंग अ मील, मतलब एक दो गिराई खाती के अरे यार मेरा तो पेट भर गया, या पेट भरा भरा उसको लगेगा। उसके बाद लगेगा यार मैंने तो इतना खाया नहीं, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों लग रही है, मेरा तो पेट ऐसा लग रहा है फटने को हो जाएगा। अनइजीनेस रहेगा, जलन होगी सीने में, पेट फूल जाएगा, उल्टी का मन करेगा। अब इनके कारण क्या है, दिनचर्या, खाने पीने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। तभी हमारे सब उसमें हम लोगों को अपना पहले यही बोलते हैं, आहार के साथ साथ व्यवहार भी ठीक करना है। कोई चीज देख ली, अरे शादी में अपनी जेब से क्या जाने का है, सब वैरायटी है, मुगलई भी खाएंगे, कॉन्टिनेंटल भी खाएंगे, कुछ नहीं छोड़ने का, सब खाएंगे। पिज्जा नहीं खा के देखा था, आज यहाँ पर इसको भी खा के देख लेते हैं। एक मिनट भैया, मैं अभी करती हूँ एक बारी, हाँ। तो खाना बहुत ज्यादा खाने के बाद यही प्रॉब्लम होगा, खूब तला भुना चिकनाई पूरी पराठे पकोड़े पचेगा, बात की बात में देखेंगे, मुझे कौन सा पचाना है, पेट अपने आप पचाएगा, अपने को क्या टेंशन लेने का। कॉफी ले रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, जो सब कुछ मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो जश्न मनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ये भी करेंगे, जो नहीं करना चाहिए सब करोगे, सब इस पेट में बेचारे को उसको परेशान कर दोगे। एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, फिर पेन किलर ले रहे हो, यही सारी चीजें हैं जो आपके पेट के बेचारे को रेस्ट नहीं लेने देती, उसको काम अपना सुचारू रूप से नहीं करने देती। एंड एंजाइटी या स्ट्रेस, आई टोल्ड यू अर्लियर, सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि इंडाइजेशन के सिम्टम को लेकर आती है, जैसे कि IBS, आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब आपका बावल में कहीं ना कुछ गड़बड़ है जो कि दिखाती है इंडाइजेशन दिखा के।
और आपका वही गैस्ट्राइटिस में भी आपका इंडाइजेशन हो जाता है, आपके जो गॉल स्टोन्स में भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, पैनक्रिया, उन सब में ये आपका जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती ही आती है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ऐसी कंडीशन है जो कि उसमें आपको स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होगा। अब वो बहुत बड़ी टर्म हो जाती है कि स्टूल प्रॉपरली पास होने की क्या बात कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो है एक हफ्ते में 3 से भी कम आपको स्टूल पास किया, बाउल मूवमेंट्स हुए। आप सोचो 7 दिन होते हैं, उसमें आपने 3 बार से भी कम किया। डेली तो किया ही नहीं, 3 बार भी किया, हो सकता है एक दिन में 3 बार कर दिया होगा या 2 दिन के बाद किया होगा, उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्टूल आपका हार्ड ड्राई एकदम ऐसे सख्त हो जाएगा, या कढ़ने में भी आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा, या ऐसा लगेगा कि अरे मेरा तो बाउल जो है इवैक्यूएट नहीं हुआ, मेरे को स्टूल पास नहीं हुआ, मुझे नहीं, अभी तो आई डोंट फील मेरा पेट जो है साफ हुआ है। तो कई बारी हम उसके लिए क्या करोगे, हम क्या स्टेप्स लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो बेसिकली होता क्यों है ये कॉन्स्टिपेशन, कि जो हमारा, अब हम जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, जो हमारा कैलॉन होता है, जो कोलोन होता है, उसी में ही बेसिकली क्या होता है, जब हमारी छोटी आंतों से हमारे जो काम का जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, कोलोन में आता है, वहां पर उसमें से भी मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वो एक्चुअल में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो वहां पे स्टूल की फॉर्मेशन होती है। तो पानी एब्जॉर्ब होने से वो स्टूल और हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पानी की मात्रा कम लेते हो तो वो और हार्ड होगा, तो आगे पुश होने में उसको प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ क्या है, वो स्टूल कैसे वो बनता था हमारा, वहां पे हमने पढ़ा था कि फाइबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी गंदगी होती है कैसे जाएगी। घर में आप सुबह क्या करते हो, जब आप उठते हो सुबह सफाई करते हो ना, किससे करते हो, झाड़ू से लगाते हो। झाड़ू क्या करती है, तिल्ले वाली झाड़ू होती है ना, वो उसमें होते हैं ना, क्या करते हैं वो उठा के सब कूड़े को अपने साथ समेटती हुई ले जाती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर वही वो जो झाड़ू वाला जो होता है ना, वो भी फाइबर ही होता है। तो ऐसा ही जो हमारे पेट के अंदर भी हमारे जो फाइबर्स होते हैं, जो हम खाने पीने में लेकर जाते हैं, वो भी हमारे पेट में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो भी सुबह सुबह उठ के अपना हमारे पेट की सफाई में लग जाते हैं। पर हमने तो फाइबर खाया ही नहीं था, तो क्या होगा, कहाँ से स्टूल बनेगा। अब आप उठे ही सुबह, अच्छा अरे नहीं आज मेरा मन नहीं है, झाड़ू नहीं लगाओगे तो क्या घर की सफाई होगी। सेम, फाइबर इज वेरी नेसेसरी। फाइबर हमारी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब कोई बाहर से चल के तो हमारे पेट में झाड़ू लगाने को नहीं आएगा ना, वो फाइबर ही करेगा। तो वो फाइबर कहाँ से जाओगे, खाने पीने में कहाँ होता है फाइबर, छिलकों में। तो आप कच्ची सब्जियां, फल, वो भी जूस नहीं निकालने का, पूरा जो फ्रूट्स जो हम एसच कंज्यूम कर सकते हैं, यू शुड टेक फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूसेस। तो वो फाइबर हमारे अगर कम लोगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पानी ही कम पीते हो। अब पानी तो जितना पिए वो तो इंटेस्टाइन तो चूसेगी, हमारी बॉडी के अंदर तो वाटर मेंटेन होना चाहिए भैया, 70% मेंटेन करेंगे, वो तो उसने ले लिया, हम पूरा नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, पानी शरीर के अंदर पानी की कमी होगी, वहां भी कमी होगी, स्टूल भी नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगी। फिर क्या करेंगे, बैठे हुए हैं वॉशरूम में, गाना गा रहे हैं, आती नहीं। तो अपने खाना और पीना हमेशा, चाहे अभी तक जितने भी डिजीज मैंने पढ़ाए, हर उसमें यही बात आती है। जब हम देखते हैं आहार और विहार, वो गड़बड़ तो सिस्टम गड़बड़। नॉट गेटिंग एनफ एक्सरसाइज, जब आप अपने शरीर को चलायमान नहीं रखते हो, तो वो भी, जब आपके बाहर आप अपने हाथ पैर को नहीं चला सकते हो, उनको आराम देने में आपको लगता है कि नहीं भाई, अपन को तो आराम बहुत पसंद है, सबसे जो है मैं अच्छा वाला सोफा होता है ना, सॉफ्ट गद्देदार, जब आप किसी के घर जाते हो उसी को ही चूज करते ना, है धरती पे तो नहीं जाते। उसके बाद आपका उठने का मन ही नहीं करता है, आपकी वहीं पे सेवा पानी हो रही है, क्या करना है, क्यों खड़े होना है। तो ये भी बॉडी भी ऐसी ही है, जब आप अपने शरीर को नहीं हिलाओगे डुलाओगे,
तो वो भी अंदर के भी सिस्टम कहते हैं जब यही नहीं इतना एक्टिव, अपने को भी क्या करना है, वो भी स्लो करेंगे, आपकी मसल्स की एक्टिविटी स्लो होगी ऑब्वियसली। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी अपना काम कर रही हैं, जो आगे चीज हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स आगे पास करने वो भी धीरे धीरे कर रही होंगी, स्लो हो जाएगा हर चीज। तो हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने रेगुलर रूटीन का जो भी आपका है उसको भी मेंटेन करो। कई बार आप देखते होंगे, कहते हो ना कि आज मेरी जगह बदल गई, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मैं ऑफिस के काम से आज तो ना मैं दिल्ली से बेंगलोर गया हुआ था, या मैं फलानी जगह चला गया था, या मैं दूसरे उसमें जगह गया था, आज मुझे आपके जो रेगुलर रूटीन कई बार चेंज होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन विद इन अ डे और टू आप उसको रिटर्न कर सकते हो। कई बारी एक आध बार ऐसा था, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो यू शुड लुक आफ्टर, नहीं तो एक कॉन्स्टिपेशन की जबरदस्त समस्या हो जाएगी। जो लोग दूध या दूध से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, ऑब्वियसली मतलब फाइबर्स नहीं लेते हैं ज्यादा, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। स्ट्रेस मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड रेजिस्टिंग द अर्ज टू हैव ए बॉल माउंट, आपको मोशन आ रहा है, जबरदस्त हो रहा है, नहीं हम तो मीटिंग में बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता यार मैं सबके सामने उठ के जाऊंगा। बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, आप अपने बच्चों को हमेशा समझाइए। बच्चे को यूजुअली सुबह मोशन नहीं होते हैं, क्या करते हैं जब वो थोड़ा स्कूल में जाके एक्टिव होते हैं, उनको स्कूल में आती है, पर उनको शर्म आती है, अरे मैं क्लास से मैडम से पूछ के जाऊंगा, बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। मेरे पास कई बच्चे आते थे, उसकी मदर से उनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, थोड़ा सा उनको काउंसलिंग बताया, तब उनको बोला कि आप उनको बच्चों को भी समझाओ, कोई बात नहीं, आता है आप क्लास के बीच में से उठ के जाओ, बट उसको मत कंट्रोल करो। वो बच्चा वही कंट्रोल करता है, धीरे 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 उसको बहुत प्रॉब्लम, आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। और बच्चों को उसको सिस्टम बनाओ कि सुबह उठ को उसको बिठाना जरूर है। एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के घरों में आ गई है, इंग्लिश आपकी जो सीट आ गई है, बच्चे इंडियन में तो बैठते ही नहीं है। वैसे मैं बताऊं, इस इंग्लिश सीट को तो आप ताला लगा के रख दो, और अपने इंडियन टॉयलेट सीट्स ही होनी चाहिए, बच्चों को वहीं पे बैठाओ। देखो बच्चे के आप 2 दिन 4 दिन बैठाओगे, उसको क्यों नहीं होगा मोशन, उसका हैबिट बनेगा। लेकिन क्या है, बच्चा आराम से उठता है, चल 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 स्कूल वैन आ गई, 7 बज गए, अभी तक वो नहीं हुआ, फटाफट फटाफट मुंह में ब्रश करा, दूध का ग्लास पकड़ाया, चलो जी। अब एक तो खाली दूध हो गया, दूध के साथ कोशिश करो उसको कुछ भी फाइबर देना है, बिस्किट दे दो, रस दे दो, एक चपाती बना दो, कुछ भी दो, खाली पेट भी दूध जो है आपको कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है। ठीक है, बाकी वो तो टॉयलेट पे बैठा ही नहीं, बैठा था, मम्मी ने कहा चल चल जल्दी जा टॉयलेट जा, नहीं मम्मी अभी नहीं आ रही, अच्छा चल तू चल जा जा, स्कूल से आएगा तब देखेंगे। ज्यादातर देखोगे बच्चे स्कूल से आके कर होते, लेकिन ये सिस्टम भी धीरे धीरे। और क्या होता है, हेजिटेशन सबसे बड़ा हेजिटेशन है जो उनको स्कूल में आ रहा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बड़ों से ज्यादा आजकल बच्चों में है, यह गंभीर विषय की बात है एक्चुअली में, आपके घर में भी होंगे। इस चीज को करो, क्योंकि यही सिस्टम यहाँ पर करते करते आगे कई बीमारियों को भी ले लेता है। मेडिकेशंस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। तो ये कई जो है मदद जो सॉरी मेडिसिन हैं, ये उस चीज में और उसको बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जैसे थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम होती है उनमें अक्सर देखा गया, हमने देखा था ना, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म आपको ध्यान होगा, है। तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स जो हो जाती है स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म में, जहाँ पे हमारा सब सब स्लो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, डायबिटीज वालों को, यूरेमिया को, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की जब इसमें ज्यादा है वो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, या कैंसर हो गया है आपको पेट का, आईबीएस की प्रॉब्लम है, डायबिटिकुलर, ये कई पेट के ही रोग है जिनसे की प्रॉब्लम होती है। कॉजेज वही है, आउटलेट डिस्फंक्शन कॉन्स्टिपेशन की, उसको जो है बाहर निकलने में कई बारी जो हमारी मसल्स जो होती है हमारी रेक्टम और उसकी, वो हमारी इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम उसको वहां पे कंट्रोल करें, तो एक उसकी भी वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी वहां पर उनमें जो कोऑर्डिनेशन में डिफेक्ट होता है। कई बार मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से भी ऐसे होता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस भी हमारा न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, स्ट्रोक किसी को हो जाए, लेजी बावल सिंड्रोम जो कि हम बात करते ही हैं, तो क्या होता है, वो सुस्त काम कर रहा है,
तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन को देगा। आपकी आंतों में ही कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, अटक गई हैं। एक पेशेंट हमारे पास आए थे, उसकी आंतें आपस में बहुत बुरी तरह उलझ गई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये प्रॉब्लम थी। मेदांता गुड़गावा में गए थे और वो कह रहे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, हम तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली बात थी। कह रहे अच्छा, खैर उस ट्रीटमेंट के बाद में ही कहूंगी, लेकिन ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे कि उनको स्टूल पास ही नहीं हो रहा था, परंतु उनको मुंह से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी जैसे एक स्टूल में पास होती है। तो आप सोचो, मतलब नीचे वो नहीं हो रहा है, तो उनकी कंडीशन एक्चुअल में बहुत वर्स थी। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब हम अपनी इसको ठीक कैसे करेंगे? हम तो भाई अपने योग की मदद से ही इसको कोशिश करेंगे। पहले तो उसके डाइट को ठीक कराकर, उसके आहार और विहार को ठीक कराकर। तो डाइट में जैसे कि बात करिए, फाइबर बहुत ज्यादा दोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम दोगे। जो हमारे रस होते हैं, कटु, तिक्त और कषाय, ये हम उनको ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं है जो बच्चे कहते करेला नहीं अच्छा लगता, करेला नहीं खाना, टिंडा नहीं खाना, इनको भी थोड़ा बहुत, जो मौसम की सब्जी, वो सारे रस हमारे पेट में जाने चाहिए, हमारे शरीर में जाने चाहिए। तिक्त है वो भी जाना चाहिए, कषाय है वो भी जाना चाहिए, कसैला है, कड़वा है, हर रस सब अपने हमारे शरीर के अनुपात के हिसाब से ही, हर मौसम के हिसाब से है। तो जो मौसम की सब्जी हो, हम कुछ नहीं समझते कौन सा रस है किसमें है, भाई मुझे तो पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, मैम ने तो कहा था। कुछ मत समझो, जो मौसम की सब्जी है ये तो हमें बचपन से ही वो ही देनी है। अब गोभी भी मिल रही है इस मौसम में, तो है ना, सर्दियों में तो तरबूज भी मिल जाता है, परंतु वो मौसम की नहीं है। तो जिस मौसम ने, जो प्रकृति ने हमें दे रखा है, उसका सेवन जरूर करना है। अपने परिवार को आदत डालिए कि उसका सेवन जरूर अपने आहार में करेंगे, तो आप कई प्रकार के रोगों से दूर होंगे। नहीं करते हैं तभी हम रोग में हो रहे हैं। फाइबर्स कैसे इंक्लूड करेंगे? सलाद है, स्प्राउट्स है, ये सब चीजें आप लेके। सूर्य नमस्कार वेरी इफेक्टिव फॉर द कॉन्स्टिपेशन, रोज सुबह 12 राउंड तो आपको करने ही है। आसन में आप पवन मुक्तासन की सीरीज करोगे। उसके बाद कौवा चालन है। कौवा चालन कैसे करते हो आप? मलासन की पोजीशन में। तो इससे अच्छा अपनी इंडियन टॉयलेट सीट ही बना लो। अगर आप वहां पे मलासन में बैठ गए ना, आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो इंग्लिश टॉयलेट सीट सबसे बड़ा कारण है। नहीं, अब वो भी घर में अब आप तोड़वाओगे थोड़ा ना, कर क्या घर का इंटीरियर चेंज कर दे? तो फिर आप आ जाइए मलासन में। मलासन में करके आप कौवा चालन करो, त्रिकोण आसन करो, जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो करोगे, क्या होगा? बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहाँ से होते हो? लोअर बैक, पेट से ही तो होगे। तो वहां पे बार बार आगे पीछे होगे, तो कुछ तो, जब बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो अंदर भी तो कुछ होगी ना। खाना खाने के बाद जरूर वज्रासन में बैठो, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। बाकी आसन हलासन है, ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, टीटी के, ये हमारे कौन से उसके हैं? लघु शंख प्रक्षालन के या शंख प्रक्षालन के ही आसन हैं। इनको आप जरूर डालिए। त्रियक भुजंगासन है, उधर कर्षानासन है, मत्स्यासन है, इन सब के आप करिए। इनसे और क्या हम करेंगे? वज्रासन जैसे बताया, खाना खाने के 10 मिनट के बाद जरूर करना है। हल्का कॉन्स्टिपेशन है तो आप थोड़ा सा पानी उचित मात्रा में, मैं कहती हूँ, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि 1-2 ग्लास पियो, 1 लीटर पियो, नथिंग। आपकी बॉडी के हिसाब से है, लेकिन जरूर पीजिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि आपको पानी इतना पीना है। आप अपने शरीर के अनुपात के हिसाब से ही हमेशा पीजिए। आसन की प्रैक्टिस करने से पहले प्राणायाम या भस्त्रिका और सूर्य भेदन करेंगे, जिससे कि आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा जो है गतिमान होगा। और फिर है हमारे मुद्रा व बंध, उसमें हम पाशिनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, उद्यान मुद्रा और बंध जो है महाबंध, हम इनका अभ्यास करेंगे। षटकर्मा में अग्निसार वेरी बेनिफिशियल। सुबह खाली पेट हमेशा अग्निसार की आदत डालो। कपाल भाती कर लो। क्लीनिंग प्रैक्टिसेस है ना, ये तो सुबह सुबह खाली पेट ही करोगे। पहले सफाई करोगे, उसके बाद ही तो बाकी काम करोगे ना। नौली कर लो, वस्ती है, आपका मूल शोधन, लघु शंख प्रक्षालन, जितने भी षटकर्मा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उनको करो। फिर उसके बाद सूक्ष्म है, सूर्य नमस्कार है, आसन है, प्राणायाम है, और है मेडिटेशन, अंतर्मौन। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस को भी आपको ठीक करना है। सब कुछ ठीक था, परंतु दिमाग ही साथ में ही देता था, मैं तो टेंशन लेता नहीं, पर पता नहीं कैसे हो जाती है।
उसके लिए। नेक्स्ट है आपका डायरिया। डायरिया मतलब आपको जो स्टूल अब हार्ड हो रहा था, बिल्कुल पानी की तरह पतले दस्त हो जाना, बार बार होना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इस मौसम में। इस मौसम में, गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में बहुत हो जाती है आपको। इसके साथ साथ आपको उल्टियां भी हो जाती हैं, या आपको उल्टी का मन भी होगा, पेट दर्द और वजन भी घटेगा। तो यूजुअली डायरिया बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, अगर बहुत ज्यादा दिन रहेगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन तो कई दिन तक रहता है, पर डायरिया कोशिश हम करते हैं एक एक दिन में ही हमारे जो है वीकनेस इतनी आ जाती है। तो डायरिया जो कॉमन सिम्टम है वो कई बीमारियों में हमें दिखता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूजुअली हमें दिखाई देता है, या कुछ और हमारी जो डिजीज हो जाती है, वो आईबीडी में, सेलिक डिजीज में, ये एक हमारा सिम्टम होता है जो कई बीमारी में हमारे जितने भी जो हमारे गर्मी में जो हम गंदे पानी की वजह से होते हैं ना, टाइफाइड वगैरह है, ये सब उसमें भी ये सिम्टम यूजुअली हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या है इसमें? पेट में दर्द होगा, मरोड़ होंगे, पेट फूला लगेगा, उल्टी होगी, उल्टी का मन होगा, पतले पानी की तरह दस्त हो जाएंगे, कई बार इसमें म्यूकस आ जाता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाए, ब्लड भी आ जाएगा, बार बार एकदम से लगेगा कि गैस जाना है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनेगी, कई बारी गैस के पास करने की फीलिंग के साथ ही स्टूल अपने आप ही, आपको वो कंट्रोल ही नहीं होता आपके, उसमें अपने आप ही निकल भी जाता है। तो इस इनका क्या कारण है? पहला तो है कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन आपका एंटेरिक एडिनोवायरस जो होता है, रोटा वायरस बच्चों में बहुत कॉमन होता है, कुछ भी गंदा खाना पानी पीने की वजह से भी ऐसा ये हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया या कीड़े कुछ आपके उसमें चले गए हैं, ई कोलाई बहुत कॉमनली होता है, जो कि गंदे खाने, ये भी पानी की वजह से जो बैक्टीरियल हो जाते हैं ना, आजकल छोले भटूरे उसके खा लिए, या कुछ भी है बाहर इतना वो भेजते हैं जो साफ सफाई का नहीं करते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में होते हैं, तो उनकी वजह से हो जाता है। बहुत कई बार सिवियर हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो बी केयरफुल। मेडिकेशंस की वजह से भी कई बार होता है, जैसे कि मैंने बताया था एंटीबायोटिक हम जो देते हैं, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस करती है, उनकी वजह से डायरिया होता है, इसलिए हम उनमें जो है क्या देते हैं, हम उसको एंटासिड देते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा एसिडिटी ना करे, तो उसको मोशन कई बार पतले हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी मोशन में मदद करते हैं, उनको मार देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कोई ऐसी भी दवाइयां होती है जो कि कैंसर की एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई लोगों को दूध की जो है वो एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, उसकी वजह से भी वो कहते हैं ना, दूध वाली चीजें ली, जो कुछ भी ली, आइसक्रीम तक ले ली या कुछ भी दही वगैरह, उनसे भी वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं सूट करता, मुझे तो जो है उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार वो देखा होगा बच्चे धीरे धीरे ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं होती है, तो दे हैव टू मेंटेन कि भाई वो कुछ भी लैक्टोज वाली चीजें ना ले। फ्रुक्टोज स्पेशल किसी खाने पीने में, क्योंकि जो हमारे फ्रूट्स में जो शुगर होती है उसको कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है, उससे भी हो जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि हम देते हैं, मैंगो कोला सड़क पे जो बेच रहे हैं ना, ये कुछ 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 उसमें वो किस तरह से आर्टिफिशियल वो डालते हैं, जो कि केमिकल से वो होते हैं, वो सूट नहीं करते, उसकी वजह से हो जाता है। कई बार लोगों को जब सर्जरी के बाद भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी करी है या इंटेस्टीन का जो होती है, तो उनको कई बार उसकी वजह से भी जो है डायरिया हो जाता है, या कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं, जैसे हमने देखा था आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ भी उनमें भी ऐसा हो जाता है। अब आईबीएस आईबीएस तो हम बड़ा सुन रहे थे, आईबीएस ये है क्या? आईबीएस इज अ इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल, बावल कौन से थे हमारे, मतलब एक तरह से आप सोचोगे हमारी आंतें, बावल, वहीं पे हमारा मूवमेंट चल रहा था, अब वहां पे वो इरिटेशन शुरू हो गई। इरिटेशन होगी तो क्या होगी? काम ठीक से नहीं कर रहा, आपका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हुआ है, आपका स्टूल से ठीक से नहीं बना है, कुछ तो दिक्कत हो रही है। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले पेट में दर्द, इन्फेक्शन है तो भैया आपके पेट में दर्द होगा ही। फिर क्या होगा? वहां पे आपके जो बेचारे अच्छे बैक्टीरिया भी कई बार बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, बोले तो मन ही रहे थे, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गैस पेट में बननी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा गैस बनेगी, फिर मूवमेंट होगी, आंतों की गड़बड़ हो जाएगी, इरिटेशन चल रही है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्या होगा? या तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। एक बार कॉन्स्टिपेशन होगा तो दूसरी बार डायरिया होगा,
ये चलता रहता है बार बार। कभी वो कहेगा अभी तो दस्त चल रही है, अब मुझे कॉन्स्टिपेशन चल रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिवली ये प्रॉब्लम उसको चलती ही रहती है। ठीक है, पेट में मरोड़े उठते रहते हैं, म्यूकस आना शुरू हो जाता है, कई बारी जो आंव के साथ साथ ब्लड वगैरह भी आता है, इन्फेक्शन अगर ज्यादा फैल जाता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण बेसिकली जो है हमारा इसमें जो है ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल है, एंजाइटी। जो क्योंकि हमारा जो पेट है ना, वो हम उसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। कई बारी हम लोग जो है स्ट्रेस इतना ज्यादा लेते हैं, हमारे ब्रेन जब है हमारे इफेक्ट हमारे स्टमक पे भी करने लग जाता है, तो हमारे स्टमक से जो है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हमें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना हमारी इंटेस्टाइन्स की, वो कभी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ओवर एक्टिव ज्यादा कर रही हैं काम, डायरिया हो गया, कम कर रही हैं कभी स्लो हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर। कोई इस तरह के बैक्टीरिया बेचारे घुस जाते हैं जो हमारे बेचारे अच्छे वालों को भी हर्ट करना शुरू कर देते हैं। विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है, नहीं तो हमें विटामिन B12 एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं ना नॉन वेज में ही मिलता है, अब हम बेचारे घास फूस खाने वाले कहाँ से लाएंगे? हमारे पेट में भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, वहां पे वो अपने आप ही होते रहते हैं। लेकिन फिर कई कारणों से जब वो इस तरह के हमारे जो प्रॉब्लम से नष्ट हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हमारे शुरू हो जाती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? खाने पीने का सबसे अच्छा आप अपना ध्यान रखोगे, साफ सफाई के साथ। क्या चीज को कैसे बनाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। पानी की उचित मात्रा में लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी। कई बारी पेट को आप हल्का फुल्का मसाज भी करेंगे तो भी उससे जो है वहां पर फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स वही हैं, क्रैम्पिंग होगा, पेट में दर्द है, मरोड़ उठेंगे, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये दोनों ऑल्टरनेटिवली चलेंगे। ठीक है ना? इसका एग्जैक्टली कॉज है सच नहीं पता चला है, लेकिन इसका मैंने बताया था ना, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत बड़ा इसका वो है। किसी को फिजिकली या सेक्सुअल अब्यूज भी किया गया। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मेरा गला चल रहा है खराब। तो इसका जो सबसे बड़ा कॉज हम देखते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन है या एंजाइटी वाले पेशेंट्स को अक्सर आईबीएस की प्रॉब्लम में देखा गया है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे ब्रेन का स्टमक का रिलेशन है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है इस चीज को जो है प्रमोट करता है। अगर आपको खाने पीने की किसी चीज से एलर्जी हो गई है तो ये भी इस तरह से होता है। तो खाने पीने में उन लोगों को हम एडवाइस करेंगे कि पहले वो हमेशा अपना ध्यान रखें। तो रिकमेंड किया जाता है, एक तरह से फूड मैप उनको बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी किस किस चीज में, मतलब उनको किस चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको उनको लेना है नहीं लेना है। वो एक तरह का वो डॉक्टर से एडवाइस लेके पहले इस चीज को डिस्कस करके अच्छे से, ठीक है ना, अपने डाइटरी चेंज में उनको सबसे पहले वो मैटर करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाती है। कोलाइटिस, अब कोलोन जो था हमारा, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, अब यहाँ पे हो गया इन्फ्लामेशन। अब ये कि इसकी कोलोन कौन सा था हमारा, याद होगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, जो बड़ी आंत है ना हमारी, नीचे से ऊपर जा रही है, फिर लेटी हुई है, फिर नीचे आ रही है ना? वो कौन सी थी? नीचे आ रही थी डिसेंडिंग कोलोन, फिर वहां से सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम और एनस। तो ये जो हमारा कोलोन है इसमें हो जाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पर वही है, आपके स्टूल के अंदर प्रॉब्लम होगी और आपके पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट या पेन होगा। मेन पेन होता है इसमें। ठीक है ना? इसके कॉजेस क्या हैं? पहले तो है अल्सर हो गया, जैसे हमारे मुंह में छाले मैंने बताए थे, क्या बोला था, माउथ अल्सर। पेट के अल्सर भी थे जिसका कारण क्या था, गेस्ट्राइटिस। अब यहाँ पे भी अल्सर हो गया जिसकी वजह से हो गया। क्या है यहाँ के अल्सर को, क्या बोलेंगे? अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस से क्या होगा, वो आपकी जो लाइनिंग थी अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो गई है, अब वहां पे ब्लीडिंग अल्सर्स हो गए आपके। तो वो आपके स्टूल को पास करने में, क्योंकि अब मोशन वहां पे आपका स्टूल बन रहा है ना, वो दिक्कत करेगा। और वो यूजुअली हमारे रेक्टम के उससे होते हैं, नीचे की तरफ से इन्फेक्शन आता है और फैलते हैं पूरे में। तो वो हमें ध्यान करना होता है कि आप अपने हमेशा क्या खा रहे हो, किस तरह से आप उसको अपने स्टूल को भी पास कर रहे हो, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, पानी की मात्रा, ये सब चीजें हमें मैटर
करती हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने बॉडी की इम्यूनिटी को करो कि अगर छोटा मोटा बैक्टीरिया कभी छोले भटूरे खा भी लिए तो उसको वहीं पे ही वो कंट्रोल कर ले। पर जो है, अरे कभी कभार मैम ने कहा था कोई नहीं डेली एक बार लेंगे, हम कौन सा 3 टाइम खा रहे हैं। वो धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल बर्बाद करोगे तो फिर वो हमारे को प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, स्यूडोमेम्ब्रेस कोलाइटिस होता है जो कि हमारी जो वहां पर हमारे जो बैक्टीरिया हैं, वहां पर हमारे गुड बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन में जब आते हैं वो खा लेते हैं उसको। इस्चेमिक, इस्चेमिक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई वहां पर ब्लॉक हो जाती है। जैसे हमारे हार्ट में था ना, आपको ध्यान होगा जब हमने कोरोनरी डिजीज पढ़े तो वहां पे भी इस्चेमिक का मतलब होता है जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना वो सडनली कट गई। अच्छा, खून ही नहीं जाएगा उसको बेचारे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना। जब वहां पर भी क्या होता है कि ईस्टमिक में सडन ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहां पे ब्लॉकेज कैसे होती है, वो जो ब्लड क्लॉट जो होते हैं ना सडनली हो जाता है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस, आपको ध्यान होगा हार्ट में भी हमारी प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे वो था ना हमारे प्लाक जमा जा हो जाता है, फैटी डिपोजिशन, ऐसे यहाँ पर भी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये सारी की सारी जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है। और हमारा कोई जो भी बाहर के जो हमारे माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में हमारे इम्यून सेल्स की वजह से ही होता है। अब कॉज इसका कुछ नहीं पता क्या है क्यों है, लेकिन सबसे जरूरी है आप अपने आहार और विहार को ही देखो, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको वायरस या पैरासाइट की वजह से भी हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, कोई और बीमारी की वजह से भी, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अभी भी आपको कोलाइटिस हो गई होगा, क्रोन्स डिजीज है आपको, इस्चेमिक कोलाइटिस जैसे कि आपका ब्लड फ्लो वहां पे हो गया, कोई ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है ना, कई बार रेडिएशन वगैरह की वजह से भी इस तरह के हमने देखा। अब इसमें क्या था, हाँ पर इसमें पेट दर्द होगा, भयंकर पेट फूला लगेगा, स्टूल्स में के ब्लड आएगा आपको, तो वहां पर आपको समझ जाओ कि कोलाइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा है। और बार बार जो है स्टूल जाने की आपको हाजत होगी, टेनिसमस होगा, मरोड़े जोड़ते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, दस्त लगे रहे हैं और आपको फीवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पाइल्स। पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं और इनको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। हेमोरॉइड्स जो होते हैं बेसिकली हमारे या पाइल्स में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी वेन्स होती है, मैंने आपको पहले बताया था आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। वेन्स हमारी जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करना होता है, तो वहां पे वॉल्स प्रेजेंट होती है ना। तो ये जो हमारी वॉल्स, ये हमारे जहां पर हम स्टूल पास करते हैं, हमारा लोअर पार्ट रेक्टम और एनस, यहाँ पर हमारी बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती है। अब वो जो इतना स्ट्रेस के वजह से, जो कि आप हार्ड स्टूल अगर पास कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, आ नहीं रही, तो क्या होगा, वो जो हमारी वेन्स होती है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, उसकी वजह से वहां पर हमारी स्वेलिंग हो जाती है और इन्फेक्शन, एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो बवासीर या पाइल्स दो तरह के हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, वो हमारे रेक्टम तक अंदर तक ही रहते हैं, यूजुअली वो बाहर दिखाई भी नहीं देते, वो वहां की वेन्स ज्यादा होती है। एक्सटर्नल वाले में एनस तक हमारी वो प्रॉब्लम आ जाती है और कई बारी वो बाहर हमें इजीली जो स्वोलन जो होता है वो दिखाई भी दे देता है, इसलिए उसको हम प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो इसमें क्या होता है, कई बारी जो आपको आपके जो गुदा द्वार होता है वहां पे आपको मस्से भी लगते हैं, जिनको हम एनल वॉर्ड्स बोलते हैं। आपको लगेगा कुछ, जब आप मोशन करते हो बाहर की तरफ आ रहा है, कट कट लगेंगे, खुजली होगी, डिस्कम्फर्ट लगेगा, आप पेन होगा आपको स्टूल पास करने में, या स्टूल के पास करने के बाद खून भी आ जाता है, क्योंकि वेन्स फट जाती है तो खून भी आ जाता है। और अगर इतना ज्यादा खून आता है, कई बारी देखा गया है कि उसकी वजह से उसको शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि वो शर्म के मारे कई बार बताते नहीं है कि मुझे तो स्टूल के साथ इतना सारा ब्लड जा रहा है। तो क्या होता है, धीरे 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 वो जो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा होता है, आपके मेरे हमारे मेरे सामने खुद एक केस था, उन्होंने भी इस तरह से शर्म के मारे नहीं बताया था, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, उनका हीमोग्लोबिन 3 रह गया था, 3। फिर डॉक्टर ने उनको, जब वो तो ऑब्वियसली सर्जरी कराने के लिए भाई ऑपरेशन कराओ, उसके बाद भी उनको खून चढ़ाना पड़ेगा, 3 हीमोग्लोबिन रह गया था। और सुन के विश्वास नहीं होता है, बवासीर की वजह से 3 हीमोग्लोबिन। भैया पहली बार आ रहा था तब भी ध्यान दे देते, क्यों बैठे बिठाए बीमारी को बढ़ाते हो। तो प्लीज, शर्म की कोई बात नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन अगर छुपा के रखोगे तो वो वर्स कंडीशन पे ही जाएगी।
किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये मतलब आसपास जो है आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाएगा। फीकल इनकॉन्टिनेंस मतलब आपको स्टूल पास होगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे आपको इतना प्रेशर लगेगा ना, आपकी हिम्मत ही नहीं होती है कि स्टूल पास करो। तो फिशुला की भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब जब आपके उधर इन्फेक्शन होता है एनस एरिया के आसपास में, कई बार फिशुला भी बन जाते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉइड्स की भी जो हो जाती है कि जो वहां की ब्लड सप्लाई होती है तो उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो प्रॉपर जो वहां की मसल्स के ऊपर है वो ब्लड सप्लाई जो है कट हो जाती है, तो वहां पे हम लोग जो है प्रॉपर मोशन के ऊपर नहीं कर पाते। इसका कॉज क्या है कि निरंतर आपके जो नीचे लोअर रेक्टम पे जो प्रेशर पड़ रहा है, और मेन मुख्य कारण इसका होता है कॉन्स्टिपेशन यूजुअली, या जो आप बहुत भर भर के मिर्च मसाले तली हुई चीजें भी खाते हो तो कहीं ना कहीं धीरे 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 इस पे होता है। तो ब्लड वेसल्स जो आपकी रेक्टम और एनस के प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता होता है, तो वो वहां पे फूल जाती है, बल्ज हो जाती है, कई बार फट भी जाती है, उसकी वजह से फिर सारे एरिया में आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे मुख्य कारण इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही है, या क्रॉनिक डायरिया भी, निरंतर उसको दस्त लगे हुए बार बार जा रहा है वो करके भी उसको होता है, लेकिन यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होता है। या बहुत ज्यादा हैवी जो वेट उठाते हैं उनको प्रॉपर एक पोस्चर मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, अगर नहीं करोगे तो होता है। प्रेगनेंसी में भी यूजुअली पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज जब यूट्रस बढ़ता है तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और या अननेसेसरी आप जब स्टूल पास करने के लिए बहुत ही प्रेशर करते हो, आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा सुबह उठ के घूमाओ, अग्निसार कर लो, खाना खा वज्रासन, खाना ठीक पचेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप जोर लगाओ। जोर लगाओगे कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत ही करेगा। ठीक है। तो पाइल्स के जो उसमें होते हैं, मैंने बताया था प्रेगनेंसी में यूजुअली हो जाता है 50% उसमें, उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाता है, बट यू शुड बी केयरफुल। एज जो है यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स में होता है पाइल्स, ठीक है, बच्चों बच्चों में इतना नहीं होता है। तो लेकिन वो ज्यादा उनकी आदत हो जाती है ना कॉन्स्टिपेशन की तरफ, धीरे धीरे धीरे, वही मैंने बोला कि बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होने मत दो, कहीं ना कहीं से तो किसी चीज की शुरुआत होती है ना, ओल्डर एडल्ट तक क्यों पहुंची। तो लेकिन पहले से ही आप ध्यान रखोगे, जो वजन बहुत ज्यादा उठाते हैं तो ओवरवेट वगैरह उठाते हैं उनको भी ध्यान करना चाहिए, और सबसे जरूरी है अपनी डाइट के ऊपर ध्यान करना। तो इन सब प्रॉब्लम में, गैस्ट्राइटिस हो, कोलाइटिस हो, डायरिया हो, हेमोरॉइड्स में, सबसे पहले क्या ध्यान करना है, खाने का, आहार का। जो भी मैंने कहा आपको नहीं समझ आता कौन सा रस लेना है, पता नहीं मैडम ने क्या बता दिया, अब तो मैं जितने भी मौसम के रूप से जो प्रकृति ने जिस मौसम में सब्जी बनाई है, जरूर को मधुर, आंवला, लवण तो स्पेशली इन लोगों के लिए बताया ही है, लेकिन आप सिंपल सी बात समझो, जो रस बने हैं प्रकृति ने हमें जब जिस मौसम में जो रस दे रखा है वो आपको लेना ही लेना है। बनाना बहुत हाई होते हैं पोटेशियम में, लेकिन जो आपके बॉडी के अंदर वो क्यों हमारी दस्तों में क्यों खाने को बताते हैं कि पोटेशियम जो हमारे, जब हमारे दस्त लग रहे होते हैं ना, हमारे बॉडी के बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो वो उसकी भरपाई भी करते हैं। ठीक है ना, हल्का खाना दिया जाता है क्योंकि पेट को भी आराम करे, वो इजीली पचा ले, तो खिचड़ी वगैरह है वो सब दिया जाता है। मिल्क के बजाय दही, पतली लस्सी वगैरह आप दोगे तो बेटर है। आसन्स में हम अपने जो है बॉडी के टाइप को ध्यान में रख के करोगे आप, कि जिससे कि जैसे कि पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त शांत हो, या जो भी जिसका भी वात वगैरह बढ़ा है तो पित्त को शांत करने के लिए जैसे कि भुजंग आसन है, धनुरासन है, मत्स्य आसन है, और भी हमारे जो भी आसन है हम उनका करेंगे। और षटकर्मा में हम जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वस्ती है, नीति है, विरेचन है, जो बीमारी है उसके सिम्टम्स के आधार पर भी हम उनको कराएंगे। प्राणायाम है, हम नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी बहुत ही है स्ट्रेस के लिए। और जब जैसे हमारे को डायरिया हो रखा है तो शीतली शीतकारी कराएंगे, ठंडक देंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तब हम उनको भस्त्रिका हम करा सकते हैं, लेकिन अगर पाइल्स हो रहे हैं, उनको ब्लीडिंग स्पेशली हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। रिलैक्सेशन मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे एंजाइटी के उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। योग निद्रा रिलैक्सेशन इज वेरी बेनिफिशियल। तो आज के सत्र में हम लोग यहीं पर अब विराम करते हैं। तो आज का हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज का जो टॉपिक है अब यहीं पर ही हमारा समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए।